हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। देखो, मैं ऐसा एक प्लानिंग किया हूँ कि हमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम हमारे नज़दीक होते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होता है। हमें पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है। उसके लिए हमारे पास इतने सारे बुक्स होते हैं, है ना, बहुत सारे हमारे स्टडी मटेरियल होते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। तो मैं क्या प्लानिंग किया हूँ कि आप सब के लिए एक बिल्कुल ही शॉर्ट क्विक रिकेप आप कर सको इजीली तरीके से, वैसा मैं लेक्चर प्लानिंग किया हूँ और वही हम आज आपके बीच हम डिलीवर करेंगे। और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, चाहे वो आपका एग्रोनॉमी की बात करें, सॉइल साइंस की बात करें, जो भी आप सब्जेक्ट आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ बहुत ही समराइज वे में मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं और उस नोट्स को मैं आपको भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उससे भी एक बार आप रिवाइज करना। और मेक श्योर मैं आपको इतना गारंटी देके जा सकता हूँ कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से समझेंगे और प्रॉपर वे में आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से पूछा जा सके। ठीक है, आपको उसी लैंग्वेज को हम आपके पूछेंगे, बट ये जरूरी है कि आप लेक्चर के साथ ही इस पीडीएफ को रिवाइज करें, क्योंकि पीडीएफ मैंने खुद से बनाया हुआ है तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप एक बार लेक्चर देख लेंगे देन आप पीडीएफ रिवाइज करेंगे तो आप इसी मतलब इजी पूर्वक जो है वो आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सा सब्जेक्ट एग्रो मेटीरोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, कई बार एग्जामिनेशन का में होता क्या है कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मेट्रोलॉजी नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मेट्रोलॉजी नहीं मेटीरोलॉजी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ओ हो जाएगा, यहाँ पे भी आप देखें तो ओ हो जाएगा। ठीक है, कई बार देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ मेटीरोलॉजी। तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ मेटीरोलॉजी इन वर्ल्ड, तो लुके हवार्ड हो गए। और आपके इन्हीं ने जो है वो क्लाउड की क्लासिफिकेशन दी है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तभी इतना भी याद रखिए कि फादर ऑफ मेटीरोलॉजी कौन है, लुके हवार्ड, और इंडिया के कौन है, देवराज सिक्का। ठीक है, ये इंडिया के मेटियोलॉजी के आपके फादर हैं। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, आपको पता ही है। मेटियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, आपके अर्थ के ऊपर जो फिनोमेना होती है, जो घटनाएं होती हैं, उनको हम इनके अंदर डिस्कस करते हैं। चाहे आपका वेदर हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो आपका थंडर स्टॉर्म हो, रेनफॉल हो, कुछ भी हो, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या आ गया, एग्रो। अब अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे जुड़ गया तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी मेटियोलॉजी का एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब हम जो वेदर पढ़ते हैं, हम रेनफॉल पढ़ते हैं, है ना, जो हम सनसेट पढ़ते हैं, सनरेज पढ़ते हैं, तो उनका हमारे क्रॉप पे क्या असर पड़ता है ना, तो उनको हम एग्रो मेटीरोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और इनके फादर कौन है, तो याद रखिएगा, अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो DN वालिया, और अगर इंडिया में पूछेगा तो LA रामदास। ठीक है, तो फादर आप पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में जो है बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी कौन है, व्लादिमीर कुपेन। और एक बुक है मेटीरोलॉजी का, ये बुक किसने लिखी है, त्रिवर्धा ने लिखी है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब एक मेटीरोलॉजी से दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जो कि आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है और पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा कि अगर हम बात करें IMD, है ना, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनका अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। एग्रीकल्चर मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, 1932 पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एग्रीकल्चर मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट कब स्टैब्लिश किया गया था, 1932। ठीक है, और अगर सिर्फ मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट पूछेगा तो 1875। देखो दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। अगर एग्रीकल्चर मेटीरोलॉजी पूछा है तो 1932 आएगा। अगर सिर्फ, है ना, इंडियन मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट पूछा है तो आपका 1875 आएगा। ठीक है, और अब पहले इनका 5 रीजनल सेंटर हुआ करता था, अब रिसेंट में एक गुवाहाटी हमारा ऐड हुआ है, तो इनके टोटल 6 रीजनल सेंटर हो गए। कहाँ कहाँ, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, नागपुर में है और न्यू दिल्ली के अंदर है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडियन मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट, इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन जो आपको एज इट इज याद करना है। नो, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेटीरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, है ना, तो इनकी रिगार्डिंग बात करें तो इनको जो स्टैब्लिश किया गया था 1873 में किया गया था। बाद में इनको हम शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये कब हुआ था, मार्च 1950 में। ठीक, और वर्ल्ड मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट सॉरी डे कब मनाते हैं, 23 मार्च को। इम्पॉर्टेंट है ये, आप डेटा रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जितनी आपके क्वेश्चन और बन सकते हैं हम सब यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कि एटमॉस्फेयर में आपके कौन कौन से गैसेस हैं, तो आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.96 अप्रॉक्स में हम 21% मान के चलते हैं, है ना, आर्गन 0.93% और CO2 कितना है 0.03%, और यही CO2 अगर हम सॉइल में बात करें तो कितना होता है 0.3%। ठीक है, चलिए अब देखो क्लाइमेट की, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ आप पढ़ते होंगे, एक वेदर और एक क्लाइमेट। वेदर आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डे टू डे आपका ये चेंज होता है। वेदर क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो देखेंगे अभी बारिश हो रहा था, कुछ टाइम बाद धूप निकल गया, फिर कल आपको थोड़ा कल बारिश होने लगा, तो उस टाइम देखेंगे तो क्या हमारा ये जो डे टू डे घंटे घंटे जो चेंज हो रहा है वो आपका वेदर होता है। क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, नो, अगर हम बात करें, आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में भी हमारे बहुत सारे लेयर है। ठीक है, इन लेयर से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कि एटमॉस्फेयर में कितने लेयर है हमारे, 4, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे का लेयर है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, सीट ऑफ वेदर फेनोमेना, मतलब कि जितने भी आपके वेदर के रिगार्डिंग जो भी परिघटना होती है, चाहे वो मौसम का बदलना, चाहे वो बहुत तेज़ धूप होना, चाहे बहुत तेज़ बारिश होना, थंडरस्टॉर्म होना, वो सब कहाँ पे होता है, इसी ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, और ये सबसे लोवेस्ट लेयर होता है आपका, सबसे नीचे का लेयर। देखो अगर हम इसको अरेंज के बार एग्जाम में क्या होता है, इसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा हो गया आपका, ट्रोपोस्फेयर, है ना। और अगर आप जिससे सपोज आप मान के चलिए कि यहाँ पे हैं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो नीचे जो ऊपर जाओगे ना तो आपका तापमान क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में बात कर रहा हूँ, आपका तापमान देखेंगे तो कम होने लगेगा। ठीक, कितना कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम ट्रोपोस्फेयर की हाइट की अगर हम बात करें तो याद रखिए, अगर आप अर्थ से मेजर कर रहे हैं तो 8 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। अगर आप पोलर रीजन से मेजर कर रहे हो तो 18 किलोमीटर तक जो है आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। मैंने बताया आपको कि जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नो, बात करें स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। 0 से 18 तक कौन हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, और 18 से 50 तक कौन सा हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, आपका तापमान जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन आप जैसे पहुंचोगे अगला लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहां पे क्या होगा, आपका तापमान टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर होता है, जैसे होता है ना कि भाई हम मान लो कि जब झारखंड से बिहार जा रहे हैं तो एक आपका होता है बॉर्डर होता है ना, इसके उस पार आपका बिहार, इसके इस पार जो है वो झारखंड। तो उसी तरीके से होता है क्या है कि ट्रोपोस्फेयर आप जैसे खत्म करेंगे तो बीच में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, और उसके जस्ट बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नो, तो बता रहा था आपको कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो तापमान होता है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोनोस्फेयर एक दैट मीन्स कि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ओजोन लेयर होता है ना, वो सारे जो सूर्य से सारे हार्मफुल जो रेडिएशन निकलते हैं उनको ये अब्जॉर्ब करता है। तो अब्जॉर्ब करता है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे जो तापमान होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन किस लेयर को बोलते हैं, तो याद रखिएगा सीट ऑफ
फोटोकेमिकल रिएक्शन हम स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं, ठीक है। और इनमें ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोनोस्फेयर की वजह से यहाँ पे जो तापमान होता है वो हाई होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 9 बात करें मीजोस्फेयर। अब देखिए जाहिर सी बात है कि हम ट्रोपोस्फेयर से हम कहाँ पहुंचे, स्ट्रेटोस्फेयर में। बीच में हमको एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा जो है ट्रोपोपाउज। अब आप स्ट्रेटोस्फेयर से पहुंचेंगे मीजोस्फेयर में, तो यहाँ भी आपको एक बॉर्डर मिलेगा, दैट इज स्ट्रेटोपाउज, ठीक है। 9 आइए मीजोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। अब इनका जो हाइट है वो कितना है, तो 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। इनको हम कीमोस्फेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, घट रहा है, तो आप देखें सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है ना, सॉरी आपको ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है। फिर आप मीजोस्फेयर में जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, तापमान कम होगा, ठीक है। और फिर आप पहुंचेंगे आउटर मोस्ट में, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो कीमोस्फेयर किसको बोलते हैं, हम मीजोस्फेयर को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 9 अब 80 to 1600 किलोमीटर में आप चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे कहाँ पे, थर्मोस्फेयर में। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो आपका थर्मोस्फेयर में होता है दैट इज अ रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। ये रेडियो कम्युनिकेशन किस लेयर में होता है, तो थर्मोस्फेयर में होता है। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन की वजह से जो है वो हम जो भी आप अभी आपसे पढ़ रहे हो, चाहे आप जो भी लाइव क्रिकेट मैच हो रहा होता है आप उसको देख रहे होते हो, तो जस्ट ये पॉसिबल है आपका इसी के वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेडियो कम्युनिकेशन या फिर आयोनाइजेशन जो है कहाँ पे होता है, तो थर्मोस्फेयर में होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि इनमें भी 2 लेयर होते हैं, है ना। थर्मोस्फेयर में 2 लेयर होते हैं। इनके जो लोअर लेयर होते हैं, थर्मोस्फेयर के जो लोअर लेयर होते हैं उनको हम आइनोस्फेयर बोलते हैं। और इनके जो आउटर लेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सोस्फेयर, ठीक है। ऐसा देखिए, एक्सो मतलब बाहर और अब आइनो मतलब अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपने, हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस हैं, है ना, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इनके अलग अलग लेयर हैं। और ये लेयर के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट से बातें जानी। और आप यकीन मानिए आपके कोई भी एग्जाम का PYQ उठा के देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप यहाँ पे हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है, लेयर के रिगार्डिंग, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नो बात करते हैं हम लोग 2 यहाँ पे एक टर्म होता है, एक होता है लैप्स रेट, एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। देखिए जब आप ऊपर जाते हो, ध्यान सुनिए, क्या यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। लैप्स रेट क्या होता है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। कितना कम हो रहा है, 6.5, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ये डेटा, ठीक है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब आप जैसे जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, फिर आप दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो भी इतना कम होगा, ठीक है। तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो जो तापमान कम हो रहा है उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। जब गर्म हवाएं ऊपर जा रही होती हैं तो जो तापमान कम होता है उसको हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। जब गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो तापमान कम होता है, ठीक है। और जब सिर्फ हवा ऊपर जा रही है, यहाँ पे कोई हम गर्म हवा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ठंडा हवा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा आपके ऊपर जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो उसमें जो आपका टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा उसको हम एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म, अभी यहाँ पे फिर से कंफ्यूज आप ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। लैप्स रेट क्या हुआ कि भैया हम सिंपल, हम जब हम सपोज हम बन गए क्या बोलते हैं, शक्तिमान बन गए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ से ऐसे से किया, हम ऊपर चले गए। अब जब ऊपर जा रहे हैं तो आप फील कर रहे हो कि हाँ जो हमें थोड़ा ठंड लग रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तापमान जो है वो कम हो रहा है। तो वो जो आपने फील किया दैट इज अ लैप्स रेट। और वो कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो कम होगा। अब क्या हो रहा है कि हवाएं ऊपर जा रही हैं, भाई हवा तो ऊपर जाएगा ना, तो जब हवा ऊपर जाता है तो अब उसमें उसके तापमान में वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब क्या हुआ कि गर्म हवाएं, मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, हवा जो है नीचे की तरफ, हमारी धरती जो है वो गर्म हो गया। अब वहाँ के क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, अब प्रेशर कम होने की वजह से जो वहाँ की हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगी। अब जब वो गर्म हवाएं नीचे से गर्म होकर वो ऊपर जा रही हैं तो कितना तापमान उनमें कम हो रहा है, मतलब उसमें देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर उनकी जो टेम्परेचर है वो कम होने लगती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट,
ठीक है, 3 टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। नो, अगला आता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? सिंपल सी बात है कि सपोज ये सन है, यहाँ से इनके रेडिएशन आ रहे हैं, तो कितना रेडिएशन हमारे एब्जॉर्ब हुआ और कितना हमारा रिफ्लेक्ट हुआ। सिंपल समझिए, कितना हमारा सन का रे जो है वो हमारा एब्जॉर्ब हुआ और कितना वो रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसको हम बोलते हैं अल्बिडो। और बस आपको इतना देखना है कि क्रॉप सरफेस से कितना आपका एल्बिडो होता है, तो 23 to 30%, ये आप याद रखिएगा, बस इसके लिए सफिशियंट है। आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा सॉइल के ऊपर कितना होता है, सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे तो स्नो से होता है, आपको पता ही है, ठीक है, उसमें कितना होता है। तो बस आपको, क्योंकि आप एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, आप इतना देखिएगा कि क्रॉप सरफेस से कितना होता है, तो 23 to 30% तक वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। नो, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी को मेजर किस में करते हैं भाई, कैसे मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को? तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका है हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। इससे हम जो है वो इनके जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, कितना ह्यूमिडिटी है हमारे। नो, बात करते हैं सबसे पहला, इनके 3 टाइप होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि हम आपके हवा में कितना अभी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी आप है ना बैक कीजिए, आप पॉज कीजिए और आप जाके गूगल पर सर्च कीजिए ह्यूमिडिटी, है ना, किसी भी लोकेशन पे डालिए, वहाँ सर्च कीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको दिखाई पड़ेगा 60%, ठीक है, आपको दिखाई पड़ेगा 70%। दैट मीन्स कि आपके हवा में इतना परसेंट आपका मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज से, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इनका फॉर्मूला क्या है कि वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हमारा एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितना रिक्वायर्ड है उसको सेचुरेशन होने के लिए। जैसे सपोज कि अभी आपने सर्च किया तो आपको दिखाई पड़ा कि आप जिस भी लोकेशन से बैठ के क्लास ले रहे हो, आपको पता चला कि हाँ हमारे यहाँ पे जो हवाएं हैं उनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। दैट मीन्स कि उसमें 70% आपका वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब वाटर प्रेजेंट है। और कितना चाहिए उसको कंप्लीट सेचुरेशन होने के लिए, 30%, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कुल मिला के बात इतना हो गया कि अभी आपके यहाँ जो हवाएं चल रही हैं उसमें उन्होंने कितना मॉइस्चर को रिटेन करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपका फॉर्मूला ये रहा, और आपके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन के आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कितना ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रिक्वायर्ड होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो 40 to 60%, याद रखिएगा ये डेटा, ठीक। यहाँ तक इंपॉर्टेंट जो था बता दिया मैंने आपको। हाँ, अब रही बात 2, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए इसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए ग्राम पर मीटर क्यूब और स्पेसिफिक के लिए ग्राम पर केजी, ठीक है। तो ये बस आप याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट में क्या था, अच्छा स्पेसिफिक में क्या था। तो इतना देखिए स्पेसिफिक मतलब भैया हमको बहुत लोगों को ये मीटर वगैरह पता नहीं होता है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक मतलब केजी पता होता है कि हम इतना केजी के हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब जो आपको पता है सिंपल, तो ग्राम पर केजी हो जाएगा, और एब्सोल्यूट में आपका ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग, बाकी आप एस्केप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम लोग सोलर रेडिएशन के बारे में, है ना। आपको पता है कि सोलर रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो ट्रांसफर होती है, मतलब एक जगह दूसरी जगह पे, मतलब ये सन रे है या नीचे की तरफ आ रही है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है कि जो सन रेज होते हैं, जो सोलर रेडिएशन होते हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इनके बिना हमारा अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है ना। इनके आज हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अर्थ पे जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सबसे मेजर कोई रोल प्ले कर रहा है तो आपका सन लाइट ही है ना, सोलर रेडिएशन ही है ना। इनका जो डिस्टेंस होता है अर्थ से लेके सन का, वो आपका होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, याद रखिएगा। कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। अब सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए आपके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे बताने वाला हूँ, बस अभी यहाँ पे है तो बस इतना देख लो कि
स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, चाहे आपका पायरोनोमीटर हो जाएगा, चाहे पारहेलियोमीटर हो जाएगा, चाहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो जाएगा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन किसके साथ है? तो कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन के साथ है। ठीक है, अभी ये स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या मेजर करते हैं, पायरोनोमीटर में क्या मेजर करते हैं, हमें आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनका रिलेशन किसके साथ है? सोलर रेडिएशन के साथ रिलेशन है। नो, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए इस डायग्राम को। सोलर कांस्टेंट में क्या होता है? ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है पर मिनट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया ये अर्थ है, अर्थ के सपोज कि ये जो एरिया है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है पर मिनट, दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ठीक है, और इनका जो वैल्यू होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो वैल्यू हो जाता है आपका 1.94 का ना कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, अगर ये इसमें पूछा तो इसमें याद रखिएगा। कई बार क्या होता है 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, एक और होता है 1.94 है ना लेंगली पर मिनट। ठीक है, तो तीनों में याद रखिएगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, ये पूछता है ज़्यादातर। ठीक, आपको पता है कि सोलर कांस्टेंट हम किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और जो इसके पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा या फिर फोटोन बोलते हैं। ठीक है, जो इनके सोलर कांस्टेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर सोलर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वांटा या फिर हम फोटोन बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा यहाँ तक। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ये हो जाता है, एक किस फॉर्मेट में आप ट्रेवल करती है ये हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आगे पूरा का पूरा एक जैसा समराइज किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंट किसके रिगार्डिंग क्या काम करते हैं, और ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सिंपल सी बात है भाई कि आपके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, पार्टिकल्स हैं और ना गैसेस हैं, वो मिलके आपके अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपके पास जो लिखा हुआ है कि अगर हाइट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा मेरे भाई। दैट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, है ना। जैसे सब ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो दो केस में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एक जब हाइट बढ़ रहा हो, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपका प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब आपका तापमान बढ़ रहा है तो उस केस में भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बढ़ता है। ठीक, मतलब घटता है मेरे भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। मतलब इन्वर्सली का सिंपल सा मतलब होता है एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, अगर एक घट रहा है दूसरा बढ़ेगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग PAR, फोटोसिंथेटिकली, है ना, एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है? पहली बात इनमें तो अब इसका वैल्यू याद रखिएगा, सिंपल पहली बात, है ना। ये इनका वैल्यू कितना होता है? 400 to 700 नैनोमीटर। अगर माइक्रोमीटर में पूछ दिया तो 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। तो दोनों रेंज आप याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे नैनोमीटर में पूछता है तो 400 to 700। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर में पूछता है तो 0.4 to 0.7। ठीक है, इसको मेजर करते हैं हम लोग क्वांटम सेंसर में। ठीक, पूछा गया है क्वेश्चन। यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर, पूछा गया है क्वेश्चन। और ये क्रॉप प्रोडक्शन में कितना परसेंट शेयर करते हैं? तो 1 से 2%। अरे मेरे भाई सिंपल, इसका मतलब ये हो गया कि इस रेंज में प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है ना, 400 to 700 नैनोमीटर में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ये कितना परसेंट क्रॉप प्रोडक्शन में शेयर करता है? तो 1 से 2%। ठीक है, लक्स एक हमारा ओल्डेस्ट यूनिट था जिसमें हम सोलर के ब्राइटनेस कितना सोलर की ब्राइटनेस है, कितना इंटेंसिटी है, उसको मेजर करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़े, चलिए 9 फटाफट बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के रिगार्डिंग। देखो टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा जाएगा ये देख लीजिए, आप देखिए थोड़ा सा। तो पूछेगा क्या आएगा आपसे कि टेम्परेचर को आपको पता है हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, इतना तो पता है आपको। हाँ, अब देखो थर्मोमीटर में भी अगर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करना है, ध्यान सुनिएगा, बहुत कम लोग को ही पता होता है। अगर हमें
थर्मामीटर में मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दिस इज़ अ मरकरी, हम मरकरी का यूज़ करते हैं अगर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करना है तो, ठीक है। अब मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आप याद रखिएगा, ठीक है, 356 मतलब 56.7 बोल सकते हो, अप्रॉक्स में आप इसको लेके चलिए 357 डिग्री सेल्सियस इनका ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? तो -38.83 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर इसको आप 39 भी बोल सकते हो, -39, ठीक है। अगर हमें मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करना है, अगर हमें बहुत ही कम से कम मतलब ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, मतलब हमेशा वहाँ तापमान बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं मेरे भाई। ध्यान सुनो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। हमें अगर मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करना है तो उसके लिए हम मरकरी यूज़ करते हैं। अगर हमें बहुत ही कम टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। मेरे बताने का मतलब ये था, ठीक है। इसमें कितना तक हम मेज़र कर सकते हो? -114 डिग्री सेल्सियस तक आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा टेम्परेचर के रिगार्डिंग बातें। अब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक एलिमेंट में आप जो पढ़ते हो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना, रेनफॉल, ड्रिजल, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन लेके आता है वो कौन सा एलिमेंट है? तो वो आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, है ना। अब याद रखिएगा, ऐसे क्रॉप जो विंटर में लगाए जाते हैं, जो ठंड में लगाया जाता है, उनको कितना तापमान रिक्वायर्ड होता है? वैसे तो हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ये क्रॉप जो आप लगाते हो विंटर में, और जिसको आप खाते हो गर्म के टाइम में, गर्मी के टाइम पे, तो उनको रिक्वायर्ड होता है 30 to 38 डिग्री सेल्सियस। ऑन एन हम एवरेज बात कर रहे हैं। वैसे आप जो पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में तो उनको पता चलेगा कि हर एक क्रॉप्स के लिए आपका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आप आगे बात करते हैं फटाफट क्लाउड के बारे में। नो, देखिए, अगर हम क्लाउड की बात करें, है ना, बादल के ऊपर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो क्या क्वेश्चन आपका बन के आता है, ये देखो। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको अगर पूरा याद करने की जरूरत, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम याद कर पाएंगे, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि निम्बो स्टेटस ये वो क्लाउड होता है जो रेनफॉल करवाता है। अगर आप देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है तो कौन सा बादल बारिश करवाता है मेरे भाई? तो निम्बो स्टेटस, ठीक है। और ऐसा कौन सा बादल है जो थंडर स्टॉर्म, मतलब होता है ना कि बहुत तेज बिजली कड़क रहा है या फिर बहुत तेज बर्फ गिरने लग गया, है ना, कई बार देखे होंगे कि बर्फ गिरने लगता है, तो ये उसके लिए कौन सा बादल रिस्पॉन्सिबल है? तो क्यूम्यूलो निम्बस। दो बादल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम रेनफॉल पूछेगा तो निम्बो स्टेटस, अगर पूछेगा कि थंडर स्टॉर्म के लिए, लाइटनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्यूम्यूलो निम्बस, ठीक है। अब जिनको डिटेल में पढ़ना है वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो क्लाउड्स होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। टोटल 10 टाइप के क्लाउड होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है सीरो। अब सीरो का मतलब क्या हुआ कि सर कर्ली होगा, मतलब देखो किसी का बाल क्या होता है, कर्ली होता है ना, तो ये उसी टाइप का दिखाई पड़ेगा। और सबसे हाई, है ना, जो सबसे हाईएस्ट जो परसेंट होता है वो आपका 0% होता है। कितना? एवब 6000 मीटर, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सीरस, सीरो क्यूमुलस और सीरो स्टेटस। ये वो क्लाउड होते हैं जो सबसे ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। भाई देखिए, क्लाउड में क्लासिफिकेशन होता है। कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीरो। जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सीरो, दैट मीन्स भाई सिंपल देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, सीरो क्यूमुलस, तो जहाँ पे लगा हुआ है सीरो मतलब ये वो क्लाउड है जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। नो, अगला आता है अल्टो। अल्टो मतलब क्या हो गया? ये वो क्लाउड है जो बीच में प्रेजेंट है, ना ऊपर ना नीचे, वो बीच में प्रेजेंट होते हैं। कितना इनका हाइट कितना होता है? तो 2000 से लेके 6000 तक। एग्जांपल क्या हो जाएगा? अल्टो क्यूमुलस। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे आपको अल्टो लगा हुआ दिखाई पड़ेगा दैट मीन्स ये वो क्लाउड है जो बीच में प्रेजेंट है ना। अब आता है अस्टेटा। अस्टेटा वो क्लाउड होते हैं जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे खड़ा हुआ ऊपर देखो, आपको जो बादल दिखाई पड़ेगा वो कौन सा बादल है? दिस इज अ अस्ट्रेटो, मतलब वो सबसे लोअर सरफेस पे होता है ना। और ये आपको लेयर फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, दैट मीन्स कि वो आपको ऐसे लेयर बना हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप
अभी आप लेक्चर एंड करने के बाद थोड़ा जाना छत पे, एक बार देखना कि आप बादल को पहचान पा रहे हो। आपको जो बादल सबसे ऊपर करली दिखाई पड़ेगा वो आपका सीरो हो गया, जो बीच में दिखाई पड़ेगा वो आपका अल्टो हो गया, जो आपको लेयर में दिखाई पड़ेगा वो आपका स्ट्रेटो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस है ना, निम्बो स्टेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस है ना, वो इनके एग्जाम्पल। जहाँ पे आपको स्ट्रेटो दिखाई पड़ेगा ना, चाहे वो प्रीफिक्स में चाहे वो सफिक्स में, तो वो क्या हो जाएगा आपका कौन सा बादल, स्ट्रेटो। नो, अगला आता है निम्बो। निम्बो का मतलब होता है ये वो बादल होते हैं जो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे आपका वो निम्बो स्टेटस की बात करें चाहे वो क्यूमुलो निम्बस की बात करें, ये दो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इतना बार याद करके जाइएगा, निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड फॉर योर एग्रीकल्चर पर्पस एंड फॉर द रेनफॉल पर्पस। ठीक है। नो, अगला आता है क्यूमुलो। क्यूमुलो का मतलब क्या होता है, हिप। बोलते हैं ना कि भैया ढेर लगा दिया आपने, तो वो क्यूमुलो का मतलब होता है ये बादल। आप देखेंगे तो अब उसको डायग्राम देखना आप। क्यूमुलो का मतलब ये होता है कि बादल आपको ऐसा लगेगा कि एक पे कूदी हो गए, मतलब ऐसे से जमा हो गए हैं है ना, और एक ढेर बना दिया, हिप बना दिए हैं। और इनका हिप जो साइज हो सकता है वो 0 से 13 किलोमीटर तक। और यही इनके जो एग्जाम्पल है वो यही है, निम्बोस्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस ही इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। और ये दिखाई पड़ेगा आपको कलीफ्लावर की तरह। ठीक है, याद रखिएगा। ये था क्लाउड। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दो याद रखना है, निम्बो स्टेटस और क्यूमुलो निम्बस। आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम विंड के बारे में, हवा के बारे में। ये सारे क्या है, आपके वेदर एलिमेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी में पढ़ते क्या है, यही सब तो पढ़ते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। आप इसको एस्केप नहीं कर सकते। और है ही क्या, आप बहुत ही सिंपल सा, इसमें आपको कुछ याद करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा हो, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपको। नो, बात करते हैं विंड के बारे में। तो याद रखिए, हवाएं हमेशा मूव करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन मूव करता है, विंड ट्रेवल इनटू, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो आप कंफ्यूज मत करना, हमेशा याद रखना कि जो हवाएं होती है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हवाएं हमेशा मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है। और अगर हम ऊपर मूव करते हैं, या फिर सॉरी, हमें हवाएं, अगर हवाएं ऊपर मूव कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं। ठीक है, एयर करंट बोलते हैं। अगर हवाएं ऊपर मूव कर रही है तो उसको हम एयर करंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है आपका विंडवार्ड, एक आता है लीवार्ड। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो विंडवार्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे मान के चलो, हुआ क्या, ध्यान समझना, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि जस्ट मान के चलो कि इधर से हमारा ये पहाड़ पर्यंत था। आप देखेंगे आपका जो, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो जो नेपाल वाला साइड आपका एरिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उधर बहुत ज़्यादा आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके माउंटेन वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर देखेंगे तो आपका जो बहुत पहले केदारनाथ में बादल जो फटा था ना, जिसको बोलते बादल फट गया, उस टाइप का जो कंसेप्ट था वो इसी की वजह से हुआ था। तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ सीख जाओगे। तो हुआ क्या, मान के चलो ये हमारा माउंटेन है। ठीक है, इधर से हमारी बारी थी, हवाएं बहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि इधर से हमारा क्लाउड भी आएगा। अब इधर से हमारा क्लाउड आया, और यहाँ पे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा माउंटेन प्रेजेंट था, तो हवाएं यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाई, तो यहाँ पे बहुत सारा बादल क्या हो जाएगा, आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो गया। अब ये इकट्ठा होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन इधर की हवाएं, अब हुआ कि इधर की तरफ हवाएं तो बह नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा बादल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और इधर इधर पूरा रेनफॉल करवाया। पूरा बारिश जब हो गई तो यहाँ क्लाउड हल्के हो गए, और देन यहाँ से फिर वो मूव कर गए। ठीक है, तो जिधर, ध्यान समझना कि जिधर रेनफॉल अच्छा होता है, जिधर आपको हरियाली दिखाई पड़ती है, जिधर आपको मतलब अच्छा वेजिटेशन दिखाई पड़ता है, वो एरिया को हम बोलते हैं विंड वार्ड। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है विंड मतलब जैसे हवाएं आती हैं। ठीक है, विंड W4 विंड, और W4 आपका विंड कम्स। ठीक है, आप देखिए, है ना। तो जिधर से आपका हवा आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा वो एरिया विंडवार्ड होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो हवाएं आपका इधर नहीं दिखाई पड़ेगी, मतलब दिखाई पड़ेगी, दैट मीन्स कि इधर आपको उतना वेजिटेशन दिखाई नहीं पड़ेगा, दैट इज अ लीवार्ड। यहाँ पे हवाएं देखे ना, यहाँ पे बादल आया, और ये फिर यहाँ पे वो अच्छा खासा रेनफॉल दिया, और यहाँ से फिर वो हल्का होकर ऊपर उड़ गया। तो जिधर से हवाएं बहती हैं वो एरिया आपका कौन सा होता है, लीवार्ड। और जिधर से हवाएं आती है वो एरिया होता है विंडवार्ड। ठीक है, अरे भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसके समझो। यहाँ पे ये है, इसके इधर अच्छा खासा बारिश होता है, इधर आपका अच्छा वेजिटेशन है क्योंकि अच्छा बारिश हो रही है, पानी अच्छा खासा है। ठीक है, तो इधर आपको अच्छा खासा हरियाली दिखाई पड़ेगा, पेड़ पौधे अच्छे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन
होता क्या, इधर की तरफ बारिश ही नहीं होती है, तो इधर आपको सूखा दिखाई पड़ेगा, उतना वेजिटेशन दिखाई नहीं पड़ेगा। दिस इज अ लीवार्ड एरिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नौ, अब हम बात करते हैं कि विंड के स्पीड को हम मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम एनीमोमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नौ, अब विंड का कारण क्या है, आखिर हवाएं क्यों बनती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये पूछा जाता है एग्जाम में आपका कि हवा का मतलब मुख्य कारण क्या है, तो तापमान में वेरिएशन की वजह से जो हवाएं हैं वो कॉज होती है। नौ, डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर कौन करता है, कि हवा किस तरीके से, आपने देखा होगा आप जब कॉलेज में होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि एक मुर्गा मतलब ऐसा होता है, उसकी तरफ ऐसा सा तिरछुल निकला हुआ होता है, ठीक है, वो जिधर की तरफ मुड़ा रहेगा दैट मीन्स कि हवाएं इधर से बह रही है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए, विंड का डायरेक्शन मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, विंड वेन बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, होप्स आप लोगों को पता होगा, क्लाउड सीडिंग। व्हाट डू मीन बाय क्लाउड सीडिंग। अब देखो कई बार क्या होगा, मान के चलो फ्यूचर में हमारे यहाँ रेनफॉल नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा बादल खत्म हो गया, हमारा इमेजिन करो कि अब बारिश होना ही बंद हो जाए, भगवान बोला कि नहीं बहुत बहुत बारिश करवा दी है, अब हम बारिश नहीं करवाएंगे, तो क्या उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, उस कंडीशन में दिमाग लगाया उन्होंने, और वो आर्टिफिशियल बादल बनाने के लिए उन्होंने ये जुगाड़ किया है, ठीक है। तो जब हम आर्टिफिशियली क्लाउड को बनाते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। और इनके लिए जिस वैज्ञानिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे आपके विंसेंट सेक्यूफर, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड सीडिंग को दिया है। और इंडिया में सबसे पहली बार इस टेक्निक को जहाँ पे यूज़ किया गया था वो एरिया था आपका महाराष्ट्र। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो जो एग्जामिनेशन, कि भैया सिंपल मैंने बताया आपको क्लाउड सीडिंग क्या है, कि ये आर्टिफिशियल यहाँ पे क्लाउड को बनाते हैं, ठीक है। इनके लिए एक साइंटिस्ट विंसेंट सेक्यूफर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्लाउड सीडिंग को दिया है। और इंडिया में सबसे पहली बार क्लाउड सीडिंग को हम महाराष्ट्र में प्रैक्टिस किए थे, ठीक, याद रखिएगा। नौ, अब अगर हमें कोल्ड रीजन में, ठंड के टाइम पे हमें अगर क्लाउड सीडिंग को तैयार करना है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ड्राई आइस यूज़ करते हैं और सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया क्लाउड सीडिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कोल्ड के टाइम पे, मतलब ठंडे के टाइम पे। तो याद रखिएगा, एक ड्राई आइस और एक आपका सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा वार्म, मतलब गर्म टाइम है, तो उसके लिए हम अगर उस टाइम पे हमें अगर बादल का निर्माण करना है तो NaCl का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कई बार आपको पता, बहुत लोगों को जानने का इच्छा होता है कि सर ये हमारा ड्राई आइस क्या जुगाड़ है। तो देखो ड्राई आइस में क्या होता है कि जो CO2 होता है ना, उसी को हम फ्रोजन फॉर्म में कितना आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे फ्रोज कर देते हैं CO2 को, तो वही क्या बन जाता है, ड्राई आइस बन जाता है। अरे भाई कई बार देखा होगा आपने कि आपको स्टेज पे डांस हो रहा था, वहाँ पे अचानक पूरा धुआं धुआं हो गया, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इसी को तो यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नो, हम कब बोलेंगे कि देखो यहाँ पे अगर रेन, मान लो बारिश हो रहा है, ठीक है, आप बोलते हो ना कि यार बहुत बड़ा बूंदा है, अरे यार बारिश हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो रेन ड्रॉप का साइज 0.5 mm से ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेन बोलेंगे, ठीक है। अगर उनका साइज 0.5 mm से ज़्यादा हुआ तो रेन बोलेंगे, उससे कम हुआ मेरे भाई तो हम ड्रिजल बोलेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर रेन ड्रॉप का साइज 0.5 mm से ज़्यादा होता है तो उसे हम रेन बोलते हैं, और 0.5 mm से कम होता है तो उसे हम ड्रिजल बोलते हैं, ठीक, याद रखेंगे। नौ, अब हम रेन के रिगार्डिंग कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो आज बोलते हैं ना कि अरे यार आज बारिश हुआ लेकिन उतना बारिश नहीं हुआ, हल्का बारिश हुआ, ठीक है, तो हम कैसे, अभी कुछ तो प्रूफ होना चाहिए मेरे पास, ऐसे कि हम हाँ अरे यार हम आज संतुष्ट नहीं हुए, दैट मीन्स कि हमारा बारिश जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब आपको आदमी कैसे बताता है कि अरे रास्ता वगैरह गिला वाला नहीं हुआ, मतलब रास्ते में पानी नहीं बह रहा है, दैट मीन्स कि उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, ऐसा अनुमान लगाता है। अगर रास्ता पे पूरा पानी भर गया, एकदम पूरा खेत भर गया, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ।
तो एक एक डेटा होता है जिसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप पढ़े लिखे आपको पता होना चाहिए, आप मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या डेटा है जिसके तहत हम पता कर सकते हैं कि ज़्यादा बारिश हुआ है, कम बारिश हुआ है, मीडियम बारिश हुआ है। तो ध्यान सुनना, अगर बहुत ही कम बारिश हुआ है तो उसके लिए क्या है, ध्यान सुनो, अगर पर घंटा 2.5 mm से कम बारिश हुआ है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 2.5 mm से कम बारिश हुआ है पर घंटा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट रेन बोलते हैं। अगर 2.5 mm से 7.6 mm पर घंटा बारिश हुआ है उसको मॉडरेट रेन बोलते हैं। और अगर मेरे भाई 7.6 mm पर आवर से ज़्यादा बारिश हुआ है तो उससे हम हैवी रेन बोलते हैं। और अगर बोलते हैं ना कि पूरा भगवान गुस्सा गए हैं भाई, पूरा तो भाई बादल ही फट गया है, तो जिसको बोलते हैं जो केदारनाथ में हुआ था, तो वो कितना हो गया था, 2.5 mm पर आवर से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम वायलेंट रेन बोलते हैं, भगवान पूरा गुस्से में है ना। तो ध्यान समझना, फिर से बोल रहा हूँ, लाइट रेन अगर 2.5 mm से कम बारिश हुआ तो उसको हम लाइट रेन बोलते हैं, 2.5 mm से 7.6 mm हुआ तो उसको मॉडरेट रेन बोलते हैं, 2.5 mm से अगर 7.6 mm पर आवर हुआ तो उसको से ज़्यादा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, हैवी रेन बोलते हैं। और अगर 50 mm से ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वायलेंट बोलेंगे। और आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया क्रॉप रेनी डे कब बोलते हैं, तो इसको अगर याद रखिएगा 5 mm से ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसको हम क्रॉप रेनी डे बोलते हैं, मतलब फसलों के लिए मानसून का टाइम हम उसको बोलेंगे कब, जब 5 mm से ज़्यादा बारिश होगा तो। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें, आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, अगला आता है आपका प्रेसिपिटेशन में। देखिए तो एक होता है, आप पहले देखिए ध्यान समझना, प्रेसिपिटेशन मतलब बहुत लोग को यही पता नहीं होगी व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन। अरे भाई सिंपल, कई बार क्या होता है कि पानी मतलब होता है ना, ऊपर ऊपर से रेनफॉल हो रहा है, अब रेनफॉल के अलावा भी बहुत कुछ गिरता है, क्या उसमें क्या हो सकता है, ड्रिजल हो सकता है, स्नो हो सकता है, ड्यू हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है, फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, वेपर हो सकता है ना। ये सारे क्या है, ये वो फॉर्मेट है जो कि मतलब ऊपर से रेन के पानी के फॉर्म में नहीं, अलग अलग फॉर्मेट में गिर रहे हैं, तो उससे भी क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। जैसे आप सुबह उठते हो, जब जाते हो खेत की तरफ देखते हो यार घास पे पानी पड़ा, मतलब हल्का पानी दिखाई पड़ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ड्यू बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे क्रिकेट में शाम का टाइम हो गया तो लोग क्या बोलते हैं कि यार ड्यू आने लगा, तो वो भी तो एक तरह का मतलब पानी का ही फॉर्मेट है जो ड्यू के फॉर्म में गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और याद रखिएगा कि फ्रॉस्ट जो होता है ना, फ्रॉस्ट ये आपके क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है ना। मतलब अगर फ्रॉस्ट का अटैक हो जाएगा, जैसे देखेंगे आप देखे होंगे कि आपका जो पोटैटो होता है उसमें अगर ये अटैक कर दिया तो काली मतलब पत्तियां जो है वो काली पड़ने लगती है। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब जो कहीं आपको मतलब बात ये रखना है कि फ्रॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। और ये फ्रॉस्ट को बचने के लिए आप क्या करते हो, शाम में है ना, इवनिंग टाइम पे हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉस्ट से बचने के लिए। ठीक है, नो अब स्लिट के फॉर्म में भी गिर सकता है, मतलब बर्फबारी भी हो सकता है, हाँ उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जब बारिश की पानी और बर्फ दोनों आपस में मिल के जब वो गिरते हैं, जब उसको जो है ना वो नीचे की तरफ आएंगे उसको क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। इनका साइज छोटा होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब इसी का एडवांस फॉर्म होता है आपका हेल, मतलब हेल स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत तेज बर्फ गिर रहा है, मतलब बड़ा बड़ा बर्फ गिर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, हेल बोलते हैं। और ये मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ ये दिखाई पड़ता है आपका स्लिट की तरह, लेकिन साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। नो, ग्रोपेल क्या होता है, ग्रोपेल का मतलब कि भैया रेन ड्रॉप आया और वहीं पे जम गया, है ना। आपने देखा होगा कि अब आप कई बहुत सारे ऐसे पेड़ दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे उनके जो पत्तियां हैं या फिर उनके जो स्टेम है वो जमे पड़े हैं, है ना। तो हुआ क्या कि पानी गिरा वहीं पे जम गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोपेल बोलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि आप क्या करना ना, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा पीडीएफ खोलना, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्लिट समझ में नहीं आया, तो आप एक बार देखना, ठीक है, उसके वीडियो देखना कि स्लिट कैसे गिरता है, हेल स्टॉर्म कैसे होता है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आपको गूगल पे फोटोज मिल जाएंगे, अगर वो फोटो देखोगे ना आप तो आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। ठीक है, नो बात करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। तो इनमें 3 टाइप होता है, एक होता है साइक्लोनिक, एक होता है कॉन्वेक्टिव, एक होता है ओरोग्राफिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है वो ओरोग्राफिक होता है। क्या होता है तीनों में, देखो साइक्लोनिक में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, मतलब साइक्लोन क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, कॉन्वेक्टिव में क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे कंडेंस होती है, फिर वहाँ से रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आती है, तो वो कन्वेक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर
हवा की वजह से, हवा का ऊपर उठने की वजह से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसको कॉन्वेक्टिव बोलते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से कॉज हो रहा है तो उसको साइक्लोनिक बोलते हैं। और अगर ध्यान सुन, मैं आपको कंसेप्ट बताया था विंडवार्ड लीवार्ड कंसेप्ट, तो वो विंडवार्ड और लीवार्ड का कंसेप्ट की वजह से अगर रेनफॉल हो रहा है ना मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही कवर करता है, ओरोग्राफिक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए बात करते हैं हम लोग अब मानसून के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज्योग्राफी के अंदर भी काम आएगा और आपको यहाँ भी काम आएगा, एग्रीकल्चर में भी। ठीक है, तो मैंने बोलता है एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट है जो आपको ऐसा नहीं समझना कि एग्रीकल्चर बहुत आसान होता है, नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर आपको भैया लगभग लगभग सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ते हो, है ना, आप एग्रोनॉमी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आपको इंडिया के बारे में लगभग चीज़ों बता देता है। ठीक है, क्योंकि हम खेती बाड़ी की रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, मानसून कैसा है। अब आपको पता ही नहीं है कि हम, ठीक है, हम रेनफॉल आज मतलब बारिश का मतलब बरसात का मौसम आ गया था, हमें अब धान लगाने चाहिए, आपको पता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कितना अच्छा हो पाएगा, कितना अच्छा क्रॉप हमारे ग्रो कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है हमारे मानसून के ऊपर। ठीक है, तो मानसून के बारे में थोड़ा सा बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आपका आता है, जो बेसिक सा क्वेश्चन है, टर्म मानसून ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। मौसम के से ये ड्राइव हुआ है, याद रखिएगा। मानसून जो है ना वो अरेबिक वर्ड मौसम से ड्राइव हुआ है। ठीक है, क्या होता है मानसून? सिंपल सी बात है कि सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शनल का जो सीजनल रिवर्सिबल होता है उससे हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं मेरे भाई को। कि यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको कंसेप्ट लिखा मिलेगा कि विंटर के अंदर होता क्या है कि जो हवाएं होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले आप समर को समझो, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे विंटर के बारे में। समर में क्या होता है, जैसे सपोज मान के चलिए कि ये लैंड है और ये पानी है। ठीक है, गर्मी के टाइम पड़ रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि गर्मी के टाइम पे सबसे पहले गर्म कौन होगा, पानी या फिर आपका लैंड? बताइए, सबसे पहले आपका लैंड गर्म होगा मेरे भाई। ठीक है, जब धरती गर्म हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ की हवाएं जो है वो उठना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब प्रेशर कम हो गया, भाई गर्म करने पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा ना, तो प्रेशर कम होगा तो हवाएं क्या होगी, यहाँ से उठना स्टार्ट करेगी, है ना। अब क्योंकि पानी आपका अभी तक ठंडा ही है तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है ना, प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हवाएं कहाँ से मूव करेगी, है ना, यहाँ से मूव करेगी, याद रखना। तो इसीलिए समर के अंदर जो हवाएं, इसलिए समर के अंदर क्या होता है, जो हवा मूव करती है वो समुद्र से लैंड की तरफ मूव करती है, देख रहे हो, है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कंसेप्ट वही लागू होगा कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि गर्मी का टाइम है, ठीक है, जो धरती है वो आपका जल्दी से गर्म हो गई तो प्रेशर लो हो गया। ठीक है, अब क्योंकि पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ है तो प्रेशर हाई है, तो यहाँ की हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से, दैट मीन्स कि अभी तक पानी का प्रेशर हाई है ना, तो यहाँ पे हवा कहाँ से मूव करेगी, यहाँ से मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ, मतलब पानी से वो धरती की तरफ मूव करेगी। इसीलिए बता रहा था आपको कि समर सीजन के अंदर सी से कहाँ मूव करेगा, लैंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब विंटर में क्या होता है, देखो विंटर में अपोजिट हो जाएगा। अब विंटर में क्या है कि पानी जो है वो आपका पहले गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू लैंड, तो जाहिर सी बात है पानी आपका जल्दी गर्म हो गया, धरती आपका लैंड अभी तक गर्म हुआ नहीं है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, धरती पे प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी में प्रेशर कम होगा, तो हवा जो है वो कहाँ से मूव करेगा, लैंड से पानी की तरफ मूव करेगा। वो यहाँ पे देख वही चीज़ है ना। बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि हवा जो है अपने अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा नहीं है। देखो, मानसून दो टाइप का होता है, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून मेजर। लेकिन एक और हम यहाँ पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इनकी वजह से भी आपको मोस्टली आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में रेनफॉल होने का एक कारण बन गया है। तो साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। साउथ वेस्ट मानसून के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको केवल इतना पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 75% से ज़्यादा रेनफॉल होता है। ये टाइम कब का होता है, जून से लेकर सितंबर का ये टाइम पीरियड होता है। इसको हम ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश अगर किसी सीजन में होता है तो आपको पता है हमारा जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, हमारा जो कौन सा महीना, ये जब हमारा जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक, जिसको बोलते हैं ना खरीफ का टाइम,
जो हम रेनी सीजन बोलते हैं, तो वो ये वही उसी टाइम की ये बात कर रहा है, ठीक है। 9 समर, इसको समर मानसून बोलते हैं, है ना, ये तमिल इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट मानसून कौन सा ऐसा कंट्री ऐसा स्टेट है जिसको ये बारिश नहीं देता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारिश नहीं दे पाता है ना। सबसे ज़्यादा, है ना, रेनफॉल ये कहाँ करवाता है, केरला में करवाता है ना। मतलब सबसे ज़्यादा सबसे पहला जो बारिश आता है ना वो केरला में होता है ना। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वो 30 किलोमीटर पर आवर की तरह से मूव करता है ना। 30 किलोमीटर पर आवर ये मूव करता है। और साउथ वेस्ट मानसून में अरेबियन सी जो है वो उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और बे ऑफ बंगाल का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इतना से बाहर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। आप फिर से बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट मानसून को हम ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश करवाता है। सबसे पहला मेरे साथ बोलो, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं। बताओ साउथ वेस्ट मानसून सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ देता है, या फिर पहला बारिश ये कहाँ देता है? ऑफकोर्स केरला में देता है। ये कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें ये बारिश नहीं देता है? तमिलनाडु है, उनमें ये बारिश नहीं दे पाता है, ठीक है। इनकी स्पीड क्या होती है? 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इनमें दो इम्पोर्टेंट जो आपके सी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन करता है? अरेबियन सी, है ना। अरेबियन सी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है साउथ वेस्ट मानसून में, याद रखिएगा। और बे ऑफ बंगाल जो है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है ना। और जो खरीफ का टाइम पे जो बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून ही करवाता है। और रिमेनिंग जो बच गया 15% वो कौन करवाता है? आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून करवाता है ना। और याद रखिएगा ये इसको हम विंटर मानसून बोलते हैं, इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। मतलब जो आपको ठंडा के टाइम पे बारिश दिखाई पड़ता है ना, वो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून करवाता है, ठीक है। और ये अब क्योंकि देखो हुआ क्या था कि साउथ वेस्ट मानसून इन्होंने आपके तमिलनाडु को स्केप कर दिया था थोड़ा बहुत। ये आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में बारिश नहीं करवाता है, तो उन एरिया में का जिम्मेदारी किसको है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये सबसे ज़्यादा बारिश करवाती है ना, किसमें? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो ये दिसंबर से मार्च में आपको अगर बारिश दिखाई पड़ेगी तो उस टाइम ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लो एयर प्रेशर की वजह से कॉज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, नबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण क्या है, क्यों ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर। याद रखिएगा, हवा का कम प्रेशर के वजह से ये कॉज होता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। इनका डायरेक्शन किधर होता है? याद रखिएगा, ये वेस्ट से आता है, मतलब पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया से ये आता है और ये मूव करके जाएगा ईस्ट की तरफ। दैट मीन्स कि आपका सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन कैसा होता है? वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। मतलब अगर इंडिया का नक्शा मान के चलिए ये है हमारा, जैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया से ये मूव आना स्टार्ट आएंगी और इस एरिया से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना बातें? आगे बढ़े, चलिए। अब रेनफॉल से देखो, यहाँ पे टोटल इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 1.94 mm, याद रखिएगा। और इफेक्टिव रेनी डे कितना टाइम, मतलब पर साल जो इफेक्टिव रेनी डे होता है वो कितना होता है? 130 डेज। इंपॉर्टेंट, 130 दिन जो होते हैं वो हमारे इफेक्टिव रेनी डे होते हैं पर साल। मतलब हर एक ईयर 130 दिन जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, जिसको हम रेनी डे बोल सकते हैं, ठीक। याद रखेंगे इतनी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मॉनसून से क्वेश्चन आपका आता है। अगला अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया है इल नीनो और ला नीना। ये क्या होता है? ये पैसिफिक ओशन पैटर्न को ये फॉलो करता है। याद रखिएगा, ये इंडियन ओशन को फॉलो नहीं करता है, ये पैसिफिक ओशन को फॉलो करता है। ये ज़्यादातर जो वेदर के है ना, वेदर के जो पैटर्न है उसको ये ग्लोबली अफेक्ट करता है, केवल एक रीजन में नहीं करता, पूरा का पूरा ग्लोबली ये अफेक्ट करता है। अब देखो इसके बाद केवल आपको इतना याद रखना है कि इल नीनो की बात करें तो ये वार्म वाटर से की तरफ देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे हवा की जो ट्रेंड होती है वो काफ़ी वीक होती है, इसको हम एबनॉर्मल वार्मिंग बोलते हैं। और ये मानसून के मतलब मानसून रेनफॉल को सप्रेस करती है। मतलब जो होता है ना, मानसून में जो हवाएं जो बारिश होती है उनको ये कम करता है, सप्रेस करता है। ला नीना की बात करें तो ये कूल वाटर में देखने को मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग हवा को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, एबनॉर्मल कूलिंग करवाता है। और ये और मतलब बारिश हो रहा है तो वो और उसमें ऐड करता है, और बारिश हो जाए भैया, और बारिश हो जाओ, तो ये और बारिश करवा देता है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। तो ये था हमारा दिस इज मानसून। मानसून में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो नोट्स में है दिस इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए।
अब आगे आते हैं हम लोग, वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है ना। आप देखेंगे आपके हर केवीके के अंदर, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लगा होता है। तो वेदर फोरकास्टिंग में हम ये पता करते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा। आप देखे होंगे ना कि आजकल आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि भैया अगले 3 घंटों में इन इन एरियो में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, हवाएं इतनी गति से मूव करेगी। कैसे पता करता है? दैट्स बिकॉज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग करके आपको पता वो किया जा सकता है। ठीक है, तुमको हम 3 तरीके से पता कर सकते हैं। एक होता है साइनोप्टिक, एक होता है स्टैटिकल, एक होता है न्यूमेरिकल मेथड। साइनोप्टिक मेथड जो होता है वो यूजफुल होता है फार्मर्स के लिए, है ना, और जो मेरीन्स होते हैं और जो कोयल माइंस वगैरह करवाते हैं ना, उनके लिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, तो साइनोप्टिक का मतलब होता है कि शॉर्ट रेंज, मतलब 1 से 2 दिन पर घंटा होता है ना। अगले जो हम, अरे भाई आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है ना कि इन एरियो में अगले 3 घंटों में बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो अगले 3 घंटे के बारे में बता रहा है ना वो केवल, तो वो कौन बताता है? साइनोप्टिक। दैट मीन्स कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज को ये मेजर करता है ना। इनमें हम 48 आवर्स के आसपास में टाइम लेके जाते हैं। एक्यूरेसी कितना होता है? 70 to 80%। एक दिन में ये हम 2 बार जो है वो इनको निकालते हैं, है ना। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMD डिवीज़न जो है वो इनका डेटा निकालता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइनोप्टिक ये वो फोरकास्टिंग होता है जो बहुत ही कम समय के लिए होता है, दिन में 2 बार करते हैं, और इनकी एक्यूरेसी 70 to 80% होती है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर आप बात करें स्टैटिकल, तो ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों को, मतलब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों को अगर को मेजर करता है तो स्टैटिकल है ना। इनकी जो टाइम पीरियड होती है वो 10 दिन से ज़्यादा का ये वैलिड होता है ना। 50 से 60% एक्यूरेसी होती है। वो सीजन में एक बार हम इसको निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप की प्लानिंग करने के लिए कि हाँ अगले 10 दिन में हम क्या, मतलब अगले कुछ सीजन में हम इस क्रॉप को लगा सकते हैं। तो क्रॉप प्लानिंग करने के लिए स्टैटिकल जो फोरकास्टिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसको IMD जो है वो निकालता है। न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो मीडियम रेंज को अगर कोई फोरकास्टिंग करता है तो आपका न्यूमेरिकल मेथड है। ये 3 से 10 दिन के लिए जो है वो वैलिड होता है ना। और 10 दिन से ऊपर मतलब होता है 1 महीना 2 महीना के लिए, तो वो आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका इनकी एक्यूरेसी जो होती है वो 60 to 70% होती है। वीक में हम 2 बार निकालते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है कहाँ से आती है? IMD हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से आती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा, इनफ फॉर यू। ठीक है, नो आगे आते हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप सबको इतना रखना है कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस्ट पे क्लासीफाई किया गया और किसने क्लासीफाई किया। तो अगर हम वेजिटेशन की बात करें, यहाँ से सिंपल एक क्वेश्चन आता है ना। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अगर हम वेजिटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो किसने क्लासीफाई किया है? डी कॉन्डोल ने। ठीक है, और अगर मंथली टेम्परेचर या फिर मीन एनुअल रेनफॉल के अकॉर्डिंग अगर किसी ने क्लाइमेट को डिवाइड किया है तो कोपेन हो गए, है ना। एनुअल रेनफॉल और है ना इवोपरेशन के अकॉर्डिंग कोई डिवाइड किया है तो कोपेन और थॉर्नवेट हो गए, है ना। मॉइस्चर इंडेक्स या फिर MAI और PET पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है वो हो गए ट्रॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किसका माना जाता है? तो ट्रॉल क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, जिसको ICRISAT हैदराबाद ने अडॉप्ट किया है सेमी एरिड क्लासिफिकेशन को करने के लिए। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि ट्रॉल क्लासिफिकेशन को किसने अडॉप्ट किया था? ठीक है, तो ICRISAT हैदराबाद ने किया है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नो, अब आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। यहाँ से बिहार BAO के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल याद रखना, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो थोड़ा बहुत देख लेना आप। ठीक है, वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, हिल प्लेट्यू वाला में वहाँ पे कौन सा एरिया, तो वो थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको टेलीग्राम को भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इतना देख लो कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 7th प्लान कमीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, जो कि 1985 और 1990 के बीच में। ठीक है, 7 भूलना मत, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड किया गया था कौन से प्लानिंग कमीशन के तहत? 7th प्लान कमीशन के तहत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, है ना, प्लानिंग कमीशन ने कितना एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाया था? 15। ध्यान सुनो, प्लानिंग कमीशन ने 7th प्लान कमीशन के तहत 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बनाया था। बाद में इसी 15 को ICAR ने NARP दैट इज कॉल्ड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इस 15 को उन्होंने डिवाइड कर दिया 127 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। ICAR के अकॉर्डिंग कितना है? 127। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितना है? तो 15।
ठीक, याद रखिएगा। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं हमारे, तो पहले 20 हुआ करते थे, बाद में उसको 60 में बदल दिया गया। किसने बदला था, NBSSLUP, दैट इज को नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने, इन्होंने क्या किया, 20 को 60 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक अलग से स्लाइड है हमारा। देखो इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सबसे पहले आता है आपका पोटोमीटर। ये एस्टोमेटा के और रेस्पिरेशन के बिहेवियर को मेजर करता है। पोरोमीटर क्या मेजर करता है, ट्रांसपिरेशन रेट, किस रेट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको मेजर करता है पोरोमीटर। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर क्या मेजर करता है, सोलर रेडिएशन को नैरो वेवलेंथ में। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इवेपोरीमीटर, अब इसको बोलते हैं एंटमोमीटर, ये इवेपोरेशन को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एन्योमीटर विंड स्पीड को, और एक और पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ब्यूफोर्ट विंड स्केल, ये भी मेजर करता है विंड के स्पीड को, याद रखिएगा। एनोमीटर भी मेजर करता है और ब्यूफोर्ट विंड स्केल भी मेजर करता है। ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, वहां से मैं यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, विंड वैन जो है वो मेजर करता है विंड के डायरेक्शन को। रेन गॉज रेनफॉल को मेजर करता है ना। पीजोमीटर प्रेशर ऑन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है उसको वो मेजर करता है पीजोमीटर, है ना। पिक्रोमीटर मेजर करता है ग्रेविटी ऑफ सॉइल को, है ना। पेनिट्रोमीटर मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। मैनोमीटर मेजर करता है रूट के प्रेशर को, और लाइसीमीटर मेजर करता है कि ईटी मेजर मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, और वाटर कितना लॉस हो रहा है उसको मेजर करता है लाइसीमीटर। तो ये जो आपके इक्विपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मेट्रियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, एक यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड आइसोलाइंस। ये क्या होता है, देखो अगर आइसोथर्म आएगा तो दैट मीन्स कि इंडिकेट कर रहा है कि तापमान जो है वो इक्वल रहेगा, इक्वल तापमान है। आइसो बार दिखाई पड़ेगा तो ये केमिस्ट्री में चले जाना कि आइसोटॉप आइसो बार, वो नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल है। आइसो हाइट्स का मतलब हो जाएगा कि रेनफॉल हमारा इक्वल हो रहा है। आइसोटेक का मतलब हो जाएगा कि विंड स्पीड जो है वो इक्वल है। आइसो हेल का मतलब हो जाएगा कि सनशाइन आवर्स जो है वो इक्वल है। आइसो ह्यूम का मतलब हो जाएगा कि इक्वल ह्यूमिडिटी है। आइसो नेप का मतलब हो जाएगा कि क्लाउड कवर जो है हमारा वो उसका अमाउंट इक्वल है। तो ये जो है कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, बहुत कम लोग इनको पढ़ाते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन देखा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने उसको इंक्लूड करा है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मोस्टली मतलब मैंने कवर कर दिया है, बट कुछ ऐसे और भी फैक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, याद रखिएगा पूछा गया है। पेस्ट इंसिडेंस सबसे ज़्यादा कब होता है, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगा। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, उतना ज़्यादा आपके, अरे मेरे भाई सिंपल से बताओ ना कि पेस्ट ज़्यादा कहाँ अटैक करते हैं, सूखा एरिया में या फिर जहाँ पे ज़्यादा नमी होता है। जाहिर सी बात है जहाँ नमी होता है तो ज़्यादा पेस्ट इंसिडेंस कब देखने को मिलेगा, जब ज़्यादा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका मॉर्निंग के टाइम पे ह्यूमिडिटी होता है, आफ्टरनून में सबसे कम ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, फ्रॉस्ट डैमेज करता है ज़्यादातर वो क्रॉप को जो सैंडी सॉइल में लगाए जाते हैं, है ना। वेदर डेटा की बात करें तो स्लॉपी लैंड में जो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो उसको टोपो क्लाइमेट बोलते हैं, और स्टैंडिंग क्रॉप से जो आप वेदर डेटा कलेक्ट करते हो उसको हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, एसिड रेन के लिए करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। एयर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखो एयर टेम्परेचर, और एक क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आप तो पढ़ के आए हो ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना होता है इतना होता है। अब मुझे ये बताओ कि कब वो कौन सा कंडीशन है जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होता है, जब हमारा एयर टेम्परेचर, ध्यान सुनना, एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। जब एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट इक्वल हो जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है नो, अब अगला एक छोटा सा टर्म बच गया है, बाकी हमारा अब मेट्रोलॉजी जो है वो लगभग खत्म हमने कर दिया। एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ये क्या होता है, जिसको LGP, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या होता है। ये देखो मान के चलो कि बारिश हुआ तो आपके मिट्टी में क्या रहेगा, नमी रहेगा। अब आपने उस नमी का यूज़ करते हुए कोई प्लांटेशन कोई क्रॉप को लगा दिया। ठीक है, अब वो नमी जब तक रहेगा, जब तक आपकी वो क्रॉप को नमी वाटर प्रोवाइड करता रहेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बारिश हुआ, आपकी मिट्टी गीली हो गई, अब वो मिट्टी में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, अब उस मॉइस्चर को यूज़ करते हुए आपने वहाँ पे कोई क्रॉप को लगा दिया। अब जब तक उस फील्ड उस मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट रहेगा, उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर वो पीरियड लेस देन 75 डे हुआ तो वो एरिड रीजन में होगा, मतलब एरिड रीजन में जो एलजीपी होता है वो लेस देन 75 डेज का होता है। सेमी एरिड में कितना होता है, 75 टू 120 डेज का होता है। ह्यूमिड रीजन में कितना होता है, 120 डेज से ज़्यादा का होता है ना। अब देखो अगर अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अगर लेस देन 75 डेज हुआ, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, हेलो एक मिनट रुको ना, थोड़ा सा क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। देखो अगर हम एलजीपी की बात करें तो लेस देन 75 डेज का हुआ तो उस कंडीशन में हम कौन से क्रॉप लगाएंगे, वो क्रॉप जिनका नेचर कैसा हो, पेरेनियल हो, है ना, वैसे वेजिटेशन की क्रॉप को हम लगाते हैं। मेरे भाई मैं सिंपल सा एलजीपी पढ़ा रहा हूँ आपको। एलजीपी मैंने क्या होता है बताया, सिंपल, अगर एलजीपी का जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 75 डेज हुआ तो उसमें हम क्या कौन से क्रॉप लगाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो 75 टू 140 डेज हुआ तो हम वहाँ पे सॉल क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है, अगर 140 टू 180 डेज हुआ तो वहाँ पे इंटर क्रॉपिंग करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 180 डेज हुआ तो हम डबल क्रॉपिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद ये रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि सॉल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, तो मेरे भाई आपको बेसिक ही नहीं पता है एग्रीकल्चर का, आपको बेसिक पे कमांड करने की जरूरत है। ये क्योंकि यहाँ पे हमारा क्विक रिवीजन सेक्शन है, यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि हमें कम टाइम में इसे खत्म करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्रोनॉमिक सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से जाके आप पढ़िए। एक एक क्रॉप के बारे में बताया हुआ है, एक एक टाइप्स के बारे में बताया हुआ है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, सॉल क्रॉपिंग क्या होता है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन गाइज हमारा आज का सेशन खत्म होता है, जहाँ पे हमने मैक्सिमम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आप देखो अब क्या करना, आपने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद आप, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ आपको अगर बिलीव नहीं होगा तो आप उसके बाद PYQ किसी भी एग्जाम की, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे AFO हो, चाहे वो BA हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, आप देखना अगर वहाँ पे मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन आया है तो, और वो क्वेश्चन देखना 100% हमारे PDF में इंक्लूड होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस PDF को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, जो फैक्ट्स आपके बच गए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि फैक्ट्स को समझाना कुछ था नहीं भाई, उसमें क्या ही मतलब, उसको आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो सारा कंटेंट आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए टिल देन हम मिलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट्स में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। होप्स ऑफ आपका प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको इस तरह आसानी से या वो याद हो जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और रिविजन करते रहिए और मस्त